किस तरीके से हम अपनी रूफ टॉप पर यानी कि छत के ऊपर किचन गार्डन बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों अगर आप भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं और आपके पास जगह नहीं है गार्डनिंग करने के लिए तो उसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट आज जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे किचन गार्डन की, और वो भी पॉट्स के अंदर, कंटेनर के अंदर और ग्रो बेड। जी हाँ, छत के ऊपर किस तरीके से हम अपने छोटे छोटे ग्रो बेड के अंदर बहुत ही आसानी से अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं और किस तरीके से अपने मन माफिक यानी कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जियां उगा सकते हैं। तो चलिए आज इसी पे हमारा टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से हम अपनी रूफ टॉप पर यानी कि छत के ऊपर किचन गार्डन बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी जो बहुत ही कम बजट में यानी कि हमारी पॉकेट के ऊपर भी भार ना पड़े और हमारा शौक भी पूरा हो जाए। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों से हम अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत आसानी से वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम इस सीज़न में उगा सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से हम अपने गार्डन में अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियों का मज़ा ले सकेंगे। तो रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए पॉट्स। जी हाँ दोस्तों, पॉट्स। लेकिन पॉट्स का नाम सुनते ही कई बार हमारे जो माथे में सलवटें पड़ने लगती हैं क्योंकि पॉट का साइज़ बहुत हैवी होता है। पर दोस्तों पॉट भी कई तरह के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, ग्रो बैग आते हैं और जो सीमेंट के होते हैं। तो सीमेंट वालों में वज़न ज़्यादा होता है और वो कॉस्टली भी पड़ते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। तो आज हम आपको एक सस्ता और टिकाऊ उपाय बताएंगे। तो आप गार्डनिंग की शुरुआत में जब आपको हल्की सब्जियां यानी कि सेलो रूट वाली सब्जियां उगानी है तो इस तरह के फ्लैट कंटेनर हम ले सकते हैं और ये लगभग 100 से 150 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। ये देखिए, तो इसके अंदर हम मेथी, पालक और जो भी मतलब लीफ वाली सब्जियां हैं जिनकी रूट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती उनको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जो रूट वाली यानी कि बड़ी जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं उनको उगाने के लिए हम इस तरीके के कंटेनर ले सकते हैं। ये कंटेनर काफ़ी मजबूत होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। ये हमारे जो फ्रूट वाले हैं या वेजिटेबल वाले हैं उनके पास आसानी से ये पुरानी कैरेट होती है और ये लगभग 25 से 30 रुपये में हमें इस साइज़ की बहुत आराम से मिल जाती है। तो इसको हम वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, अगर थोड़ा सा और सॉलिड हमें बनाना है तो इस तरह की ग्रो बेड हम छत के ऊपर बना सकते हैं बहुत आसानी से, और वो भी घर में बचे कुचे मटेरियल से ही। जो कंस्ट्रक्शन के दौरान आपके घर में जो मटेरियल बच जाता है उससे ही मैंने इनको बनाया। और अगर आप भी इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने ये ग्रो बेड बनाई है। इसके बाद बात करते हैं हम कि कंटेनर को किस तरीके से रेडी करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जालियाँ होती है। इसको किस तरीके से रोकें ताकि मिट्टी इसके अंदर रुकी रहे। तो इसके लिए देखिए, कोई भी आपके घर में जो मोटा पॉलीथीन पड़ा है उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नीचे तली के अंदर ये एक थोड़ा सा हैवी वाला पॉलीथीन था मेरे पास, उसको लगा दिया है। और साइडों से भी हमें इसको पैक करना है। तो साइडों में कुछ सनमाइका शीट के टुकड़े मेरे पास बचे हुए थे जो वेस्ट थे मेरे लिए, तो उसको मैंने लगा दिया है। आप चाहें तो घर के अंदर जो प्लास्टिक बैग होते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप नहीं है तो मार्केट से कोई थोड़ी सॉलिड सी मोटी सी जो पॉलीथीन होती है उसको लाके और इसको अंदर की तरफ से पैक कर लीजिए। अगर इसका भी आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो किस तरह से हम ये ग्रो बैग आसानी से बना सकते हैं। अगर इसका भी डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और उसमें आपको ध्यान से आप देख सकते हो डिटेल में कि किस तरीके से एक कैरेट के अंदर हम बहुत आसानी से बहुत बड़ा पॉट तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही लाइट वेट होता है ये, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखना भी बहुत आसान होता है। और दूसरा है, अगर आप इस तरीके के प्लास्टिक के गमले के अंदर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो उसको नीचे से उसके अंदर होल करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से होल करके और उसके ऊपर किसी मिट्टी के पत्थर से या कोई भी मतलब थोड़ा सा ऐसा हो कि फ्लैट सरफेस ना हो, उसको कवर कर दीजिए ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाए और मिट्टी हमारी सही सलामत रहे। मिट्टी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बस ये देखना है कि धीरे धीरे रिस के पानी बाहर हो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने इसके अंदर जब किया है तो नीचे साइडों से इसमें जगह छोड़ दी है ताकि यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा, या फिर इसके अंदर मैं 2 छेद कर दूँगी और उसके ऊपर कोई पत्थर रख दूँगी ताकि उसके अंदर से भी एग्जिट पानी को मिल जाए।
अब उसके बाद पोट हमारे तैयार है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पे चाहिए हमें सॉइल। जी हाँ दोस्तों, हम अगर सॉइल के अंदर गार्डनिंग कर रहे हैं तो सॉइल तो हमें बहुत बढ़िया चाहिए, एकदम हेल्दी सॉइल होनी चाहिए, कोई बीमारी कोई फंगस उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो आप कहीं से भी मिट्टी ले सकते हो। और मिट्टी के अंदर जो कंपोस्ट होता है, अगर आपके आसपास कोई पशु या गौशाला है तो वहाँ से आप वर्मी कंपोस्ट भी ला सकते हो, और नहीं है तो जो सीधा काऊ डंग कंपोस्ट होता है यानी कि गोबर की खाद, और इस समय में वो बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जो लोग पशु रखते हैं वो गोबर को जो रेनी सीज़न है उसमें एक जगह उसका ढेर लगा देते हैं और धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि गल जाता है और बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो उसको इसके अंदर आप मिक्स कर लीजिए। उसका रेशो आप रख सकते हो कि 60 और 40 का, यानी कि 60% सॉइल ले सकते हो और 40% उसके अंदर कंपोस्ट ऐड कर लीजिए। और उसको 2-3 दिन अच्छे से स्टेरलाइज कर लीजिए। स्टेरलाइज मीन्स उसको धूप दिखा लीजिए। अगर किसी भी तरह के कोई कीड़े हैं या कोई फंगस उसके अंदर है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद धूप दिखाने के बाद इसको आप पोट के अंदर फिल कर सकते हो। अब यहाँ हम बात करेंगे मिट्टी को स्टरलाइज करने की। मिट्टी को स्टरलाइज करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? जब हम एक सीज़न की फसल इसके अंदर से ले लेते हैं अपनी मिट्टी में तो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, यानी कि उसके पोषक तत्व सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जब सीज़न आपका चेंज होता है, यानी कि मैंने गर्मियों की सब्जियां इससे ले लिया और उसके बाद मैंने इस पूरी ग्रो बेड को खाली कर दिया है और इसकी मिट्टी को लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, इसको मैंने धूप में डाल रखा है, यानी कि पूरी तरह से मिट्टी मेरी स्टरलाइज हो गया है। और अब फिर से इसको जब मैं अपनी ग्रो बेड के अंदर फिल करूँगी तो इसके अंदर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इतनी बड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रो बेड को फुल करने में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी की हमें आवश्यकता होगी और उससे हमारी छत के ऊपर लोड भी पड़ेगा। तो उस लोड को कम करने के लिए आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं इसको भर देती हूँ और उससे हमारी मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहेगी और छत के ऊपर लोड भी कम आएगा और मिट्टी भी कम मात्रा में लगेगी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ ज़रूर आपके मन में आ रहा होगा कि पूरे जॉइंट्स को हमने कवर कर दिया, अब इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है यानी कि इसका ड्रेनेज होल कहाँ बनाएंगे? तो इसमें मुझे ड्रेनेज होल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये नीचे से जो ईंटें मैंने लगा रखी है, इसकी जो बाउंड्री बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने कोई सीमेंट नहीं लगा रखा है, बिल्कुल ऐसे फ्री स्टाइल है। तो इसके अंदर से धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो रिस के बाहर निकल जाता है और मिट्टी हमारी सेफ रहती है। तो इस तरीके से आप एक ग्रो बेड भी बना सकते हो अगर आपको लार्ज स्केल पे सब्जियां उगानी है छत पर। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो ग्रो बेड को मैंने यहाँ से बंद कर दिया है। जो ईंटें मैंने मिट्टी लगाने के लिए, मिट्टी निकालने के लिए हटाई थी, उसको मैंने पैक कर दिया है। और इसके अंदर मेरे गार्डन का जितना भी ड्राई वेस्ट है, यानी कि जो भी कचरा निकलता है उस सब को हम इसके अंदर भर सकते हैं, चाहे वो गीला हो या सूखा हो। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप गीला कचरा इसमें डालते हैं तो आपको प्लांट लगभग 10 दिन के बाद इसके अंदर लगाने हैं, जो भी सब्जी आप उगाएंगे इस मिट्टी में, क्योंकि इसके अंदर से जब ये डिकम्पोज होता है तो कुछ गैसें निकलती है जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर इस तरीके का सूखा कचरा है तो आप इसको इसके अंदर भर के ऊपर से मिट्टी डाल के और डायरेक्ट इसमें प्लांट लगा सकते हो, क्योंकि ये ड्राई हो चुका है। और ये धीरे धीरे जब हमारे पौधों में पानी डलेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत अच्छी खाद हमारे प्लांट को देगा, बहुत अच्छा पोषण देगा। तो इसको मैं इस ग्रो बेड के अंदर फिल कर देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैंने पूरा जितना मेरा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट था उस सब को मैंने सुखा रखा था और उसका ये पूरा जो ड्राई वेस्ट है मैंने ग्रो बेड के अंदर भर दिया है। और अब आप देखेंगे जब मैं इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी ये पूरा नीचे दब जाएगा, यानी कि नीचे मिट्टी से कवर हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे डिकम्पोज होकर, वैसे 50% तो डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन बाकी का जब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, पानी डालेंगे और प्लांट इसके अंदर लगाएंगे तो धीरे धीरे पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा और एक बहुत अच्छी खाद यानी कि लीफ कंपोस्ट मेरे प्लांट के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मेरे को 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मुझे अलग से कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती और दूसरा मुझे लगभग 6 महीने यानी कि पूरा विंटर सीज़न इसके अंदर मैं जो भी प्लांट लगाऊंगी उसके लिए अलग से इसके अंदर कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने के लिए इनफ है कंपोस्ट। और इस दौरान मैं फिर से जितना भी मेरा गार्डन वेस्ट निकलेगा उसको कलेक्ट कर लूँगी, सुखाकर उसको बोरों के अंदर भर के रख लेती हूँ और फिर आने वाले सीज़न में फिर से उसको इसके अंदर भर देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी मिट्टी भी रिचार्ज हो जाती है, यानी कि मिट्टी भी एक बार बाहर निकलने से उलट पुलट हो जाती है और नीचे जितना भी गार्डन वेस्ट है वो भी मेरा काम आ जाता है। और जो ग्रो बेड है मेरी इतने बिग साइज़ की, इसको भरने में भी आसानी होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता इसमें अब नहीं पड़ेगी मुझे। और मेरी जो ग्रो बेड का वेट है यानी कि छत के ऊपर जो वज़न आता है मिट्टी का वो भी कम हो जाएगा।
तो लीजिए दोस्तों, हमारी जो ग्रो बेड है वो मिट्टी से हमने इसको भर दिया है। जो हमारी पुरानी मिट्टी थी, आपने देखा होगा कि उसको मैंने 3-4 दिन धूप में सुखाकर रिचार्ज करके और फिर से इसके अंदर फिल कर दिया। और नीचे में मेरा जितना भी गार्डन वेस्ट था उसको मैंने फिल किया है। और वही गार्डन वेस्ट धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। एक तो हमारे पौधों को पोषण देगा और दूसरा वो लगभग 4 से 5 महीने के अंदर, यानी कि ये विंटर वाली फसल लेने के बाद वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमारी मिट्टी तैयार होगी उससे। और उसमें जो सॉफ्टनेस है, यानी कि वो मिट्टी भी हमारी नरम बनेगी। और इस तरीके से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो ग्रो बेड के अंदर जो मिट्टी भरी गई है वो कम क्वांटिटी में चाहिए होती है। और दूसरा, उसका जो वज़न होता है हमारी छत के ऊपर वो भी कम हो जाता है, क्योंकि लाइट वेट हो जाती है हमारी मिट्टी। और तीसरी चीज़, जो कि हमारा जो कचरा निपटान है, जो हमारा किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट निकलता है, उसको अलग से हमें डिकम्पोज करके उसका कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप नेचुरली इसके अंदर डिकम्पोज हो जाता है और बिना किसी स्मेल, बिना किसी बदबू के बहुत आसानी से एक बढ़िया मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। आप देख रहे हो, ये मेरा जो कैरेट के अंदर मैंने बनाया है अपना ग्रो बैग, इसके अंदर इधर ये एक जो फ्लैट वाले जो पोट होते हैं, यानी कि ट्रे टाइप में, इसके अंदर भी बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं कोई भी वेजिटेबल। और उसके बाद ये सबसे बिग साइज़ में अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से आप एक ग्रो बेड बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसमें अपनी मनचाही सब्जियां उगा सकते हैं। तो दोस्तों, गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए कोई कहते हैं कि गार्डनिंग एक महंगा शौक़ है, लेकिन कोई महंगा नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो, ये मैंने जो मेरे आटे के चावल के जो बैग खाली हुए थे, प्लास्टिक के बैग, उसके अंदर मैंने ये लगा रखे हैं प्लांट अपने। ये बैंगन के हैं, तुलसी है। और इधर देखिए ग्रो बेड के अंदर मेरा ये मैरीगोल्ड का देख सकते हो आप, कितना भरा हुआ है फूलों से, बिल्कुल लबालब। और इस ग्रो बेड के अंदर मुश्किल से 8 से 10 इंची मिट्टी है। ये आप देख रहे हो, 3 ईंटों का लेयर है, ऊपर की एक लेयर तो लगभग खाली है और नीचे 8 इंची की मिट्टी है। और उसमें भी 4 इंची नीचे मैंने पूरा गार्डन वेस्ट इसके अंदर फिल किया था। और देखिए कितने शानदार फ्लावरिंग इसके अंदर चल रही है। इसके बाद एक और ज़रूरी बात दोस्तों, हमने मिट्टी तो हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन अपनी मिट्टी को और रिच करने के लिए, क्योंकि विंटर वेजिटेबल इसके अंदर हम लगाने जा रहे हैं, आगे आगे सर्दियाँ आएगी, तो सर्दियों में जितनी भी हम सब्जियाँ या फ्लावर इसके अंदर उगाएंगे उसको रिच कंडीशन वाली मिट्टी चाहिए, यानी कि जिसके अंदर पोषण क्षमता बहुत ज़्यादा हो, तो बार बार उसके अंदर हमें खाद ना मिलाना पड़े। तो उसके लिए इस तरीके की मिट्टी हमें तैयार करनी है कि एक ही बार में काम चल जाए और लगभग 4 से 5 महीने तक हमें उसके अंदर कोई कंपोस्ट या खाद डालने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये देखिए, मेरा एक काउ डंग कंपोस्ट है और पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। आप देख रहे हो, बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, कोई इसके अंदर तिनके या कोई कच्चा खाद नहीं है, बिल्कुल मिट्टी बन चुका है ये और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो इसको मैं लगभग ये 1 बाल्टी मैंने खाद लिया और इस ग्रो बेड के अंदर ये ऊपर से मैं इसके अंदर मिट्टी में मिक्स कर दूँगी। और दूसरी चीज़, जब पानी हम बार बार देंगे, क्योंकि विंटर में पानी सूखता नहीं है, नमी बनी रहती है, तो उससे फंगस लगने की भी समस्या कई बार हमारे प्लांट में आ जाती है। तो अपनी मिट्टी को, अपने प्लांट को फंगस से बचाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये लकड़ी की खाद है। लकड़ी या उपला, जो भी खाद आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये मेरी लकड़ी के जो लकड़ी जलाने के बाद जो खाद बनती है वो है, इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँ। और इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ दोस्तों, विंटर के सीज़न में हम बार बार पानी देते रहते हैं और पानी सर्दी के कारण सूखता नहीं है, तो नमी उसके अंदर बनी रहती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि फंगस क्रिएट हो जाती है, हमारी मिट्टी के अंदर फंगस आ जाती है, प्लांट पे फंगस का अटैक हो जाता है और प्लांट हमारा मर जाता है। तो ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे, देखिए लकड़ी की राख मैंने ली है यहाँ पे। आपके पास लकड़ी या उपले की जो भी राख अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम असर करेंगी, एक जैसा। और इस तरीके से अपनी मिट्टी के अंदर लगभग 2 से 3 इंच की मिट्टी ऊपर के लेयर के अंदर इसको मिक्स कर दीजिए। एंटी फंगल पाउडर आता है फंगीसाइड, उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर बेविस्टेन या जो भी आपके पास एंटी फंगल पाउडर है उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैंने अपनी राख और जो खाद था मेरा, यानी कि काउ डंग कंपोस्ट था, उसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया। दोस्तों, अगर आपके पास काउ डंग कंपोस्ट है तो उसको आप डाल सकते हो। उसके अलावा आपको कोई विशेष केमिकल खाद की या कोई वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारे प्लांट को वो सब हमारी काउ डंग कंपोस्ट से पूर्ति हो जाती है। कभी कभार कोई डिजीज़ आने पे, कोई बीमारी आने पे, स्पेशल केस में हमें एक्सटर्नल किसी
अदर फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती है, वरना विंटर वेजिटेबल में तो वैसे भी कोई पेस्ट फ्री होती है, कोई बीमारियां बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो लीजिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हमारी ग्रो बेड तैयार है। हम जो चाहें वो सब्जी इसके अंदर उगा सकते हैं जो विंटर सीजन की हमारी है। और अगर आप गार्डनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे बेटर होगा कि सीडलिंग अगर आप लगाना चाहते हैं किसी प्लांट की तो रेडीमेड ले आएँ, अपने आसपास किसी नर्सरी में ट्राई करें। वहाँ पे आपको 2-3 इंच की सीडलिंग तैयार मिल जाएगी और उनको ला के आप ट्रांसप्लांट इसके अंदर कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप इसके अंदर लीफी वेजिटेबल लगाना चाहती है जो डायरेक्ट सीड से सोई होती है, यानी कि बीज से उगाई जाती है, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है और मूली, शलजम वगैरह, उनको इसके अंदर डायरेक्ट आप लगा सकते हो मिट्टी के अंदर। बस ध्यान ये रखना है कि आपको मूली लगानी है, यानी कि जो लंबी रूट वाली सब्जियां होती हैं उनके लिए गहरा पॉट लेना है, और जो लीफी वेजिटेबल है यानी कि पत्तेदार सब्जियों के लिए इस तरीके के फ्लैट पॉट के अंदर हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि गार्डनिंग की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत कम बजट के अंदर, और इस तरीके से भर भर के फूल और सब्जियां हम ले सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो, ये मेरी दूसरी ग्रो बेड के अंदर लगे हुए हैं, और ये देखिए लगभग 1.5 महीना पहले मैंने इसके अंदर टमाटर की सीडलिंग मैंने तो घर पे ही तैयार की थी, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो प्लीज़ आप रेडीमेड सीडलिंग लाइए, और उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप सीख जाओगे। उसके बाद फिर आप अपना खुद ही तैयार कर सकते हो। ये मेरी गोभी लगी हुई है, जो अर्ली वैरायटी थी वो मैंने लगाई है। यहाँ पे देखिए मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ लगभग 1 महीने से, और इधर मेरे टमाटर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए मेरे ब्रिंजल का प्लांट एक लगभग 16 इंची पॉट के अंदर ये प्लांट लगा हुआ है और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग कर रहा है। आप देख पा रहे हो कि इसकी हर ब्रांच के अंदर फ्लावर और फ्रूट बन रहे हैं। यहाँ देखिए नए नए फ्रूट इसके रेडी हो रहे हैं, फ्लावर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी हमारी गार्डनिंग स्टार्ट करने से रिलेटेड वीडियो। अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं और सर्दियों के सीज़न में ताज़ा फ्रेश सब्जियां लेना चाहते हैं तो इस बताए गए स्टेप को फॉलो करें और जम के गार्डनिंग करें, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। थैंक यू।